हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रोज़ की तरह नई वोकेबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, साथ ही ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आज स्टोरी का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, पैराग्राफ वाइज साथ साथ ही मीनिंग लिखे हैं ताकि यहीं पे आपको मीनिंग भी रिवाइज हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। भगवान के पास आपके लिए एक योजना है। पहले से ही गॉड ने आपके लिए एक प्लान बनाया है, गॉड्स प्लान। राजेश सैट एट हिज डेस्क। राजेश अपने स्टडी टेबल पे बैठा था। यहाँ पे एट प्रेपोजिशन इसलिए यूज हुई है क्योंकि अगर टेबल के क्लोज बैठते हैं तो उसको बोलते हैं सिटिंग एट द डेस्क। जैसे ये चेयर है, यहाँ पे कोई बैठा है, सिटिंग एट द डेस्क। टेबल के ऊपर बैठेंगे तो सिटिंग ऑन द डेस्क। इसलिए एट प्रेपोजिशन का यूज होता है जब टेबल के बगल में बैठे होते हैं। राजेश सैट ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठा था। हिज एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस द टेबल लाइक ऑटम लीव्स। उसके एसएससी एग्जाम के तैयारी का जो सामान था, सामग्री थी, वो फैला हुआ था। स्कैटर्ड, स्कैटर का मतलब होता है जब कोई चीज फैली होती है, जगह पर नहीं रखी होती है। सो यहाँ पे पास्ट टेंस में है, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। स्कैटर्ड फैला हुआ था, अक्रॉस द टेबल पूरे टेबल में यहाँ वहां फैला हुआ था। जिस तरीके से पतझड़ के पत्ते जमीन पे इधर उधर गिरे रहते हैं, पतझड़ में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं और यहाँ वहां गिर जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरीके से पतझड़ के पत्ते यहाँ वहां गिरे रहते हैं, उस तरीके से टेबल पर, पूरे टेबल पे उसकी प्रेपरेशन की किताबें फैली हुई थी। इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। इसका जो सब्जेक्ट है वो है एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल्स। प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे वर प्लूरल में यूज किया गया है। द क्लॉक स्ट्रक 2 AM। घड़ी में सुबह के 2 बजे, 2 AM, अर्ली मॉर्निंग, AM। स्ट्राइक का पास्ट टेंस है, स्ट्रक 2 बजे। बट स्लीप वॉज द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड। ये जो है एक इडियम है, द लास्ट थिंग ऑन समवंस माइंड, और उसका मतलब है समथिंग दैट अ पर्सन इज नॉट थिंकिंग अबाउट, जिसके बारे में कोई बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हो। सो दैट इज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड। क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको सिर्फ पढ़ाई के बारे में और एग्जाम के बारे में सोच रहा है। नींद के बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। सो इस तरीके से हम एडवांस इंग्लिश में इस तरीके से यूज करते हैं, बट स्लीप वॉज द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड। सो अगर एग्जाम आने वाले हैं, कोई आपको कहता है कि चलो खेलने चलते हैं, सो यू कैन टेल हिम दैट प्लेइंग इज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड। मीन्स खेलने के बारे में तो अभी सोच भी नहीं सकता हूं मैं। सो उस तरीके से आप इस इडियम को यूज कर सकते हो। द क्लॉक स्ट्रक 2 AM, बट स्लीप वॉज द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड। 3 consecutive failed attempts at the SSC exam had left him at his wits end। और ये जो है कंसेक्यूटिव, इसका मतलब होता है एक के बाद एक। ये एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है अटेम्प्ट्स को, एक के बाद एक, और वो भी फेल्ड मीन जिसमें वो विफल रह गया, पास नहीं हुआ। ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं इस नाउन को। 3 consecutive फेल्ड अटेम्प्ट्स, एक के बाद एक 3 बार फेल हुआ एट द एसएससी एग्जाम, इस एग्जाम में। हैड लेफ्ट हिम, उसने छोड़ा उसे, एट हिज विट्स एंड। और ये भी एक इडियम है, एट वंस विट्स एंड। उसका मतलब होता है पूरी तरीके से परेशान, जब दिमाग काम करना बंद कर दे, समझ ना आए कि क्या करना है। सो कह सकते हैं कि एसएससी परीक्षा में लगातार 3 असफल प्रयासों ने उसे बहुत ही चिंतित कर दिया था, परेशान कर दिया था। हिज फादर्स वर्ड्स echoed echoed in his ears। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंजे। एको जैसे खाली कमरा होता है और उसमें हम आवाज करें जोर से, तो हमारी खुद की आवाज गूंजती है, उसको बोलते हैं एको। उसका पास्ट टेंस हो गया एकोड। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंजे, और ये पिता के शब्द हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, बेटा। मे बी इट्स टाइम टू ज्वाइन द फैमिली बिजनेस। मे बी मीन्स पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि शायद अब टाइम, समय आ गया है ज्वाइन करने का फैमिली बिजनेस। जो परिवार का ही व्यवसाय है उसमें शामिल होने का समय आ गया है। बिजनेस में बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, यहाँ देख लीजिए, BUSI, SI,
तो यहाँ पे आप स्पेलिंग का ध्यान रख सकते हैं। लिविंग इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में रहते हुए, वेयर एवरीवन न्यू एवरीवन एल्सेस बिजनेस, जहां हर कोई दूसरे के बारे में जानता था। अब यहाँ पे बिजनेस का वो व्यापार वो मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि छोटा शहर था तो जो भी फैमिलीज वहां रहती थी हर कोई एक दूसरे के बारे में जानता था। जैसे हम कभी दूसरों को बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। सो वही मतलब हुआ कि एवरीवन न्यू एवरीवन एल्सेस बिजनेस, हर कोई दूसरे के बारे में जानता था। राजेश फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये एक ईडियम है। फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब बहुत ही बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करना या आउट ऑफ प्लेस, किसी स्थिति में बहुत ही दुखी या ऑकवर्ड फील करना जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। अब वो इतनी बार फेल हो गया और सब लोग ये जानते हैं, तो इसी सिचुएशन में उसको क्या लगता था, ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब असहज महसूस करता था। His childhood friends were already settled in a government in government jobs. उसके जो चाइल्डहुड बचपन के दोस्त थे, यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल में है इसलिए वर यूज किया गया है, वो ऑलरेडी मीन्स पहले से ही सेटल्ड, व्यस्त हो चुके थे अपने अपने सरकारी जॉब्स में, और रनिंग सक्सेसफुल बिजनेसेस, या तो सरकारी जॉब में सेटल हो गए थे या तो फिर वो खुद का बिजनेस चला रहे थे। सक्सेसफुल, वो भी सक्सेसफुल बिजनेस मीन्स सफल व्यवसाय चला रहे थे। यहाँ पे बिजनेसेस जो है वो नाउन है और ये हो गया एडजेक्टिव। एक चीज का ध्यान और रखना है, जो ये है FUL, ये यहाँ पे सफिक्स है। तो जैसे कई बच्चे ये भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ऐसे लिख देते हैं सक्सेसफुल, फुल तो ये पूरा का पूरा वर्ड हो गया, लेकिन यहाँ जो सफिक्स है वो है FUL। यही आता है ब्यूटीफुल, उसमें भी सिंगल एल आता है, हेल्पफुल उसमें भी FUL आता है, बिकॉज दिस इज अ सफिक्स जो कि वर्ड्स के बाद आता है, वर्ड के बाद लगता है। सक्सेसफुल की स्पेलिंग ये है, वो अपना सफल व्यवसाय चला रहे थे। हेयर ही वॉज एट 26, और यहाँ एक 26 साल का लड़का स्टिल चेजिंग व्हाट सीम्ड लाइक अ पाइप ड्रीम, अभी भी पीछा कर रहा था, चेज मतलब पीछा करना, सीम्ड लाइक अ पाइप ड्रीम, अब ये भी एक ईडियम है, अ पाइप ड्रीम, ऐसा सपना जो कि पूरा होता हुआ न दिखे। इम्पॉसिबल गोल या अनरियलिस्टिक गोल, जिसके पूरा होने की संभावना बहुत कम हो, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं अ पाइप ड्रीम। सो यहाँ था एक 26 साल का बच्चा जो अभी भी पीछा कर रहा था ऐसे सपने का जो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। वन पर्टिकुलरली रफ इवनिंग, पर्टिकुलरली मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, रफ इवनिंग शाम जो कि थोड़ा खराब थी, अनप्लेजेंट थी, ठीक नहीं थी। सो उससे भी थोड़ा ज्यादा वो वाली शाम थी। रफ इवनिंग होती होंगी, सो पर्टिकुलरली रफ इवनिंग मीन्स जो कि सामान्य से और ज्यादा रफ रही होगी, खराब रही होगी। वेन ही वॉज डाउन इन द डम्प्स, अब डाउन इन द डम्प्स ये भी एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि बहुत उदास फील करना, बहुत निराश फील करना, वेरी फीलिंग वेरी सैड और डिस्करेज, जब बिल्कुल मनोबल बिल्कुल ही डाउन हो गया होता है हमारा, तो हम बोलते हैं डाउन इन द डम्प्स। इस इडियम का यूज कर सकते हैं जब बहुत लो फील कर रहे हो, देन वी कैन से आई एम डाउन इन द डम्प्स। One particularly rough evening when he was down in the dumps, his mother found him sitting alone on the terrace. So उसकी माँ ने उसको पाया बैठा हुआ अकेला टेरेस पर, छत पर, टेरेस मतलब छत पर अकेला बैठा हुआ पाया, वॉचिंग द सनसेट जो कि सूर्यास्त होते हुए देख रहा था। शी हैंडेड हिम अ कप ऑफ टी, उसने एक चाय का प्याला उसको पकड़ाया। हैंडेड हिम, जब कुछ पकड़ाते हो जैसे कि अगर बुक पकड़ाई, आई हैंडेड हिम अ बुक, यहाँ पे कप ऑफ टी है, माँ पकड़ा रही है। शी हैंडेड हिम अ कप ऑफ टी, हैंडेड हिम मतलब पकड़ाना, चाय का कप पकड़ाया। एंड शेयर्ड अ स्टोरी दैट चेंज्ड हिज पर्सपेक्टिव फॉर एवर, और उसके साथ एक कहानी साझा करी, बांटी, जिसने कि बदल दिया, दैट चेंज्ड, स्टोरी के लिए दैट यूज किया गया, जिसने कि बदल दिया उसका नजरिया हमेशा के लिए। पर्सपेक्टिव होता है नजरिया या दृष्टिकोण, हमेशा के लिए, फॉर एवर। यू नो राजेश,
शी बिगैन, तो उन्होंने शुरू किया बोलना, बिगिन का सेकेंड फॉर्म हो गया बिगैन। व्हेन अ गोल्डस्मिथ क्राफ्ट्स ज्वेलरी, जब एक सुनार, गोल्डस्मिथ मीन्स सुनार, क्राफ्ट्स बनाता है ज्वेलरी, कोई भी गहना या आभूषण, द गोल्ड मस्ट गो थ्रू फायर मल्टीपल टाइम्स, तो गोल्ड मतलब जो सोना होता है उसको आग से होकर कई बार गुजरना पड़ता है। मल्टीपल टाइम मतलब एक से ज्यादा, कई बार गुजरना पड़ता है आग से होकर। ईच टाइम इट एमर्जेस स्ट्रोंगर, प्योरर, मोर वैल्यूएबल, और हर बार वो उभर के आता है और भी मजबूत, और भी शुद्ध, और भी मूल्यवान और कीमती। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग, प्योर, वैल्यूएबल, और तीनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं। जनरली एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम ई आर लगा देते हैं कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में हम ई एस टी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन दोनों में तो ई आर लगा है, इसमें भी और इसमें भी, तो कंपैरेटिव हो गया। अब यहाँ पे हमने मोर क्यों लगाया है, यहाँ पे हमने वैल्यूएबलर क्यों नहीं लिखा है? जब किसी एडजेक्टिव में एक ही सिलेबल आता है, सिलेबल, SYLLABLE, अब सिलेबल क्या होता है? जिसमें एक वॉवल साउंड होता है। AEIOU हमारे वॉवल्स होते हैं, सो उनका साउंड एक सिलेबल बनाता है, एक सिलेबल, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, सो ओ वाला साउंड आया एक बार। ये है प्योर, प्योर भी एक सिलेबल का है। अब यहाँ पे देखिए, लिख लेते हैं वैल्यूएबल। सो कौन से हमारे दो साउंड आ रहे हैं? अगर किसी वर्ड में दो या दो से ज्यादा सिलेबल्स आते हैं तो हम ई आर नहीं लगाते, तो हम मोर लिख लेते हैं कंपैरेटिव में, और मोस्ट लिख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। इसमें आप बोल के देखोगे तो वैल्यूएबल, दो सिलेबल्स आ गए यहाँ पर, सो इसलिए हमने यहाँ पे मोर लिखा है। सो सो इफ एन एडजेक्टिव हैज टू और मोर सिलेबल्स, देन वी ऐड मोर, मोर लगा देते हैं वर्ड के आगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। गॉड्स प्लान इज लाइक दैट, समटाइम्स वी मस्ट फेस द हीट टू बिकम हु वी आर मेंट टू बी। सो उसकी माँ ने क्या बताया कि भगवान का प्लान ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे हाइफन है, कैसा होता है ये वाला, ये बताया उन्होंने कि कभी कभार तो हमको आग से होके गुजरना पड़ता है या मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फेस द हीट, आग से होके गुजरना पड़ता है बनने के लिए जो हम बनना चाहते हैं, हु वी आर मेंट टू बी, जो हम बनना चाहते हैं। सो यहाँ पे राजेश की माँ यही समझा रही है उसको कि जो फेल हुआ है, वो 3 बार असफल रहा है, सो वो भी अपने फेलियर से सीख सकता है, और हताश होने से कुछ नहीं होगा, उससे सीख कर, कमियों को पहचान कर और उन्हें सुधार कर वो आगे बढ़ सकता है। और ये गोल्ड का एग्जाम्पल दिया उसको। Those words struck a chord, struck a chord in Rajesh's heart. उनके जो शब्द थे, उन्होंने कहीं उसकी भावनाओं को, इमोशनल भावनाओं को जगा दिया। जब हम इस इडियम का यूज करते हैं, स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड, अब कॉर्ड क्या होता है? जैसे गिटार होता है, सो गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। सो स्ट्रक अ कॉर्ड मीन्स उन्होंने कोई गहरी छाप छोड़ी, और वो भी भावनात्मक, इमोशनल, राजेश के दिल में। सो किसी भी पॉजिटिव सिचुएशन के लिए हम ये वाला इडियम यूज करते हैं। दोज वर्ड्स स्ट्रक अ कॉर्ड इन राजेश's हार्ट, उसने राजेश की इमोशनल भावनाओं को जगाया। ही रियलाइज्ड ही हैड बीन लुकिंग एट हिज फेलियर्स ऑल रॉन्ग, और उसने एहसास किया फिर कि अब तक वो देख रहा था अपने असफलताओं को गलत तरीके से। हैड बीन लुकिंग, पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस है ये। अब तक वो देख रहा था अपनी असफलताओं को गलत नजर से। इंस्टेड ऑफ सीइंग देम एज स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, ही बिगैन व्यूइंग देम एज स्टेपिंग स्टोन्स। अब वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स मीन्स कोई रुकावट, रुकावट के तौर पर देखने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स उसके बजाय, उसने शुरू किया उनको व्यू करना, देखना, स्टेपिंग स्टोन्स सफलता की सीढ़ी के रूप में, मीन्स अपनी असफलताओं से कुछ सीख कर और फिर अपनी मिस्टेक्स जानकर उनको रेक्टिफाई करके, सुधार के, और फिर आगे बढ़ने का ये उसने सीखा। अभी सोचा, एहसास हुआ उसको कि अब वो उनको देखेगा
एक नेगेटिव तरीके से नहीं बल्कि एक पॉजिटिव तरीके से, नॉट एज स्टम्बलिंग ब्लॉक बट एज स्टेपिंग स्टोन्स। एवरी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट वॉज टीचिंग हिम समथिंग न्यू। हर एक जो उसका असफल प्रयास था वो उसको सिखा रहा था कुछ नई चीज। रिफाइनिंग हिज अप्रोच, और जो भी उसका दृष्टिकोण था उसको और भी रिफाइन करके उसमें और भी सुधार लाके। मेकिंग हिम स्ट्रोंगर, और बनाते हुए उसको और भी मजबूत। सो यहाँ पे सारे मीनिंग दिए हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑब्स्टेकल्स रुकावटें, स्टेपिंग स्टोन होता है सफलता की ओर कदम, स्ट्राइक अ कॉर्ड है गहरी भावनात्मक छाप छोड़ना। राजेश डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड चेंज्ड हिज एंटायर स्ट्रेटेजी। ये भी एक इडियम है, बाइट द बुलेट मतलब हिम्मत करके और कठिन परिस्थिति का सामना करना। सो उसने हिम्मत करी, उसने फैसला किया कि वो हिम्मत करेगा, मुसीबत का सामना करेगा, अपना एग्जाम पास करेगा और अपनी पूरी की पूरी जो पढ़ाई से स्ट्रेटेजी थी, उसकी प्लानिंग थी, उस पर चेंज लेकर आएगा। सो उसने फैसला किया कि वो करेज के साथ, हिम्मत के साथ कठिन परिस्थिति का सामना करेगा और पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग अपनी चेंज करेगा। उसने चेंज करी, चेंज्ड है वर्ब सेकंड फॉर्म है कि उसने करी। ही ज्वाइंड अ स्टडी ग्रुप, और उसकी नई प्लानिंग में ये सब शामिल था, उसने एक स्टडी ग्रुप को ज्वाइन किया। क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल, एक टाइम टेबल ऐसा बनाया जो कि प्रॉपर फॉलो कर सके वो, उसका स्ट्रक्चर ठीक था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और सबसे जरूरी, मेंटेन्ड अनवेवरिंग फेथ इन द डिवाइन प्लान, और बनाए रखा उसने एक अटल विश्वास। अनवेवरिंग, वेवर होता है डगमगाना, और अन उसमें प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है जिसको डगमगाया न जा सके, ऐसा फेथ विश्वास बना के रखा उसने भगवान की प्लानिंग में, दैवीय शक्ति में। When self-doubt would creep in like a thief in the night, सो जब सेल्फ डाउट उसको खुद के ऊपर शक होने लगता, अपनी काबिलियत पर शक होने लगता, और जब सेल्फ डाउट क्रीप मतलब चुपके चुपके आता एक चोर की तरह रात को, ही वुड रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ द गोल्डस्मिथ एनालॉजी। एनालॉजी, तब वो अपने आप को याद दिलाता, रिमाइंड मतलब याद दिलाना खुद को, गोल्डस्मिथ सुनार की, एनालॉजी। एनालॉजी एक नाउन है और इसका मतलब होता है जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों के बीच में उनकी समानता दिखाने के लिए। सो उसको एनालॉजी किसकी याद आई, सुनार की। और गोल्ड, वो किस तरीके से गोल्ड जो है आग से होकर निकालता है, आग में डालता है और तब आकार देता है उसको। सो ये जो एनालॉजी थी वो उसको याद आई, उसने अपने आप को याद दिलाई। यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे LOGY, इसको हम लजी ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी। सो यहाँ पे है एनालॉजी। थ्रू थिक एंड थिन ही परसिवियर्ड। थिक एंड थिन ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि सभी परिस्थितियों में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, गुड टाइम बैड टाइम, थ्रू थिक एंड थिन ही परसिवियर्ड मीन्स दृढ़ निश्चयी बन के लगा रहा मेहनत करने में। परसिवियरेंस इसी से बना है, मीन्स दृढ़ निश्चय पक्का इरादा करके आगे बढ़ते रहना मुसीबत आने के बावजूद भी। ही परसिवियर्ड। देयर वर डेज व्हेन ही फेल्ट लाइक थ्रोइंग इन द टावल, ऐसे दिन भी आते थे जब वो हार मान लेता था। थ्रोइंग इन द टावल मतलब हार मान लेना, एडमिटिंग डिफीट, ऐसे दिन भी आते थे। देयर वर डेज व्हेन ही फेल्ट लाइक, जब उसको लगता था कि वो हार मान ले। बट समथिंग केप्ट हिम गोइंग, लेकिन कोई ना कोई चीज तो थी जो उसको उसे आगे बढ़ाती रही। केप्ट हिम गोइंग को हम कहते रहते हैं कि कुछ ना कुछ वो करता ही रहा। केप्ट हिम गोइंग मतलब उसको कोई ना कोई तो चीज थी जो उसको समथिंग आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रही। परहैप्स इट वॉज हिज मदर्स अनवेवरिंग फेथ। परहैप्स एडवर्ब है और इसका मतलब है कि शायद वो था उसकी माँ का उसके ऊपर अडिग अटल विश्वास। और मे बी इट वॉज हिज ग्रोइंग बिलीफ दैट गॉड्स टाइमलाइन वॉज परफेक्ट। या हो सकता है, मे बी ये भी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है कि वो था बढ़ता हुआ विश्वास भगवान की टाइमलाइन पर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट थी। भगवान ने भी उसके लिए एक टाइमलाइन निर्धारित करी हुई है, जो चीज उसको जिस टाइम पर मिलेगी वो ऑलरेडी प्लान्ड है, इस पर उसका विश्वास बढ़ता जा रहा था। सो परहैप्स इट वॉज हिज मदर्स अनवेवरिंग फेथ, या तो माँ का अटल अटल अडिग विश्वास था, या हो सकता है कि जो बढ़ता विश्वास था भगवान की टाइमलाइन के ऊपर और जो कि परफेक्ट था, इवन इफ इट डिड नॉट मैच हिज ओन,
इवन इफ चाहे वो नहीं मैच कर रहा था, मेल खा रहा था उसकी खुद की टाइमलाइन के साथ, लेकिन फिर उसको भगवान की टाइमलाइन के ऊपर पक्का भरोसा हो गया। और यही विश्वास था जो उसको आगे बढ़ते रहने पर प्रेरित करता रहा। 1 year later, against all odds, अगेंस्ट ऑल ऑड्स मीन्स कठिनाइयों के बावजूद भी, 1 साल के बाद कठिनाइयों के बावजूद भी राजेश क्रैक द एसएससी एग्जाम। 1 साल लगा उसको मेहनत करते हुए, लेकिन उसके बाद उसने एसएससी एग्जाम पास किया विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे अंक लेकर। विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स बहुत अच्छे मार्क्स लेकर उसने पास किया। एट हिज सिलेक्शन सेरेमनी ही डिलीवर्ड अ स्पीच दैट लेफ्ट मैनी आईज मॉइस्ट। अपनी सिलेक्शन का जो समारोह हुआ उसमें उसने एक स्पीच दी जिसने कि कई लोगों को आंखों में नमी के साथ छोड़ा। मीन्स सबकी आंखें नम हो गई, मॉइस्ट, उनमें आंसू आ गए। दैट लेफ्ट, ये स्पीच के लिए यूज किया गया। दैट लेफ्ट मतलब उस स्पीच के कारण कई आंखों में नमी आ गई, वो ऑलमोस्ट रोने लगे। और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में उसकी जो स्पीच है उसमें बताया गया है, गॉड्स प्लान इज लाइक अ मास्टर वीवर्स डिजाइन। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसको आप ध्यान से सुनिए। भगवान का जो प्लान होता है, उनकी योजना होती है, वो उस तरीके की होती है जैसे कि कोई बुनकर होता है उसका डिजाइन। वीवर कौन होते हैं? बुनकर, उसके डिजाइन की तरह होता है। मास्टर वीवर्स डिजाइन, जो कि बहुत ही माहिर हो बुनकर, उसके डिजाइन की तरह है भगवान का प्लान। फ्रॉम बिलो यू सी ओनली टैंगल्ड थ्रेड्स एंड नॉट्स। अगर आप उस डिजाइन को ऊपर मुंह करके देखोगे तो आपको लगेगा कि टैंगल्ड मतलब उलझे हुए, थ्रेड्स धागे, नॉट्स गांठें। कि अगर आप ऊपर मुंह करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो बुनकर डिजाइन बना रहा है उसमें गांठें भी हैं और वो उलझे हुए धागे हैं। बट फ्रॉम अबव, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे उस जाल को, अ ब्यूटीफुल पैटर्न एमर्जेस, तो आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाई देगा। नीचे से तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब ऊपर जाके देखोगे तो दिखेगा कितना सुंदर पैटर्न बना हुआ है। यही है भगवान का प्लान। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्लान। इसलिए आपको विश्वास रखना है इस प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर पूरी की पूरी, और भगवान के प्लान पर भी विश्वास रखना है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान बनाया होता है। इट इज लाइक अ मास्टर वीवर्स डिजाइन, तो वो एक बहुत ही माहिर बुनकर के डिजाइन की तरह कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप उसको नीचे से देख रहे हो, लेकिन जो ऊपर से देखकर वो प्लान जिसने बनाया है आपके लिए, वो कैसा होगा? अच्छा ही होगा, उसमें कुछ अच्छा ही छिपा होगा आपके लिए। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्लान, इसलिए आपको विश्वास रखना है इस पूरी प्रक्रिया पर, और प्लान पर भी विश्वास रखना है। और जाहिर सी बात है, अपना हार्ड वर्क भी जरूर करना है, तभी ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, सफलता की तरफ बढ़ने वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।